हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अफान नीट। एंड आज क्लास 11 फिजिक्स के फार्मूला रिवीजन सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 6 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर आने वाले सारे फार्मूला को एक एक कर डिटेल में रिवाइज करेंगे, जिससे हमारे पीवाईक्यू में आने वाले न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व किया जा सके, साथ में नीट की परीक्षा में भी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया विच इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स एंड मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग जानते हैं। वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने जैसा आपको बताया था। यहाँ पे देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, जहाँ पे फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से, जो कि फोर्स और टाइम के बीच में ड्रॉ किया गया है, दिखाया गया है कि एरिया इसके अंदर जो है वो इनर्शिया या फिर मोमेंटम के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम या इनर्शिया के बराबर है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और यहाँ पे फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। उसी प्रकार सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया कि फोर्स का जो वेक्टर होता है वो बराबर होता है किसके, मोमेंटम के बराबर होता है, dp बाई dt, और जो कि किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस v dm बाई dt। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें ये इक्वेशन मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt विच इज इक्वल टू ma प्लस v, मतलब वेलोसिटी, dm बाई dt, मास का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाता है, प्रेशर p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए मोमेंटम जो है वो किसके साथ में, एनर्जी के साथ में इंक्रीज कर रहा है ना। ये एनर्जी जो है वो डबल होता है मोमेंटम का। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, पीवाईक्यू में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। तो मोमेंटम जो है वो एनर्जी का, एनर्जी जो है वो मोमेंटम का डबल होता है, और दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि मोमेंटम अगर सिंगल है, एनर्जी हमेशा मोमेंटम के कंपैरिजन में 2 गुना इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखो इनर्शिया का I इक्वल टू डेल पी, मतलब इनर्शिया जो है वो मोमेंटम के बराबर होता है, और जो कि किसके बराबर होते हैं, मास इंटू अंडर ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना। सिमिलरली फोर्स के बारे में बताया कि F इज इक्वल टू एम v2 माइनस v1, है ना। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, इनर्शिया इंटू टाइम विच इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, और डेल पी बाई स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया कि फोर्स जो है वो मोमेंटम के बराबर होता है, मोमेंटम इनर्शिया के बराबर होता है, इनर्शिया किसके बराबर में, किसके बराबर होता है, I इंटू टाइम के बराबर होता है। इनर्शिया फोर्स के बराबर होता है, एंड फोर्स जो है किसके बराबर होता है, I इंटू टाइम, इनर्शिया इंटू टाइम, और जो कि किसके बराबर होता है, डेल पी बाई डेल टी। यानी कि घूम फिर कर फिर वही आ जाते हैं, फोर्स, मोमेंटम एंड इनर्शिया एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 ग्राफ दिए गए हैं। ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ किया गया है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से एक ट्रायंगल शेप बनता है, जहाँ पे यहाँ पे देखो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एंगल किससे बन रहा है, tan थीटा इक्वल टू a। ये एंगल की वैल्यू क्या है, a के बराबर है ये। सिमिलरली जब प्रेशर और टाइम के बीच में, प्रेशर यानी सॉरी मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है समझने का, कि वेलोसिटी एंड टाइम के ग्राफ हमें एक्सीलरेशन देता है, प्रेशर और टाइम के ग्राफ हमें क्या देता है, फोर्स देता है। यहाँ पे फोर्स, प्रेशर एंड इनर्शिया के फॉर्मूला को एक इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा गया है। देखो इनर्शिया जो होता है वो मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम जो है फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है, और फोर्स इंटू टाइम जो है वो उसका इंटीग्रेशन हमें F इंटू डी टी के रूप में मिलता है।
देखिए नीचे एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस बी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। 99% केसेस में मास जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फेमस फार्मूला है, जो कि आपको याद ही होगा। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं बॉल मोमेंटम। बॉल मोमेंटम में 4 केसेस हैं। पहले में कि एक बॉल है, उसका मास m है, वेलोसिटी v के साथ जब वॉल से टकरा रहा है तो वॉल से टकराने के बाद वो नीचे की ओर फॉल कर रहा है। ऐसे में उसमें जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू एम वी बाई टी। सेकेंड केस आता है कि बॉल वॉल से टकराने के बाद v स्पीड से गया था और v स्पीड से ही रिटर्न हो गया अपने इनिशियल पोजीशन पर, तो उसका मोमेंटम क्या होता है, F इक्वल टू 2mv/t। देखो mv/t के स्पीड से गया, फिर इधर से mv/2 के स्पीड से वापस हो गया, तो दोनों स्पीड को जोड़ने पर क्या मिला, फोर्स इज इक्वल टू 2mv/t। सिमिलरली थर्ड केस में जब ये बॉल जो कि मास m के साथ मूव कर रही है वॉल से टकराती है एक पर्टिकुलर एंगल के साथ में, तो टकराने के बाद फिर से एक अपोजिट एंगल, सिमिलर अपोजिट एंगल क्रिएट करते हुए नीचे फॉल करती है। ऐसी स्थिति में लेकिन वॉल के साथ में यहाँ पर ध्यान दीजिए कोई भी एंगल नहीं बनाती है। जब बॉल वॉल से टकराती है और वॉल के साथ में कोई एंगल नहीं बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में और सरफेस में एंगल बनाती है, तो फार्मूला क्या निकल करके आता है, फोर्स इक्वल टू 2mv cos थीटा बाई टी। फोर्स इज इक्वल टू 2mv cos थीटा बाई टी। सिमिलरली फोर्थ केस देखिए, यहाँ पे जब हम लोग कोई बॉल जिसका मास m है और वेलोसिटी v के साथ में उसको वॉल से हम लोग वॉल से टकराती है, तो वॉल के साथ में ये एंगल एक बना रही है और फिर जब टकरा कर नीचे की ओर गिर रही है ना, तो एंगल बनाते हुए भी गिर रही है, तो ऊपर भी एक एंगल बनाया, नीचे भी एक एंगल थीटा बनाया। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 2mv साइन थीटा बाई टी। 2mv साइन थीटा बाई टी। वॉल से जब एंगल नहीं बनाया तो कॉस थीटा आया था, जब वॉल से एंगल बनाया तो साइन थीटा बाई टी आया था। तो ये बॉल मोमेंटम के 4 केसेस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, मीनिंग ऑफ टेंशन। टेंशन का मतलब क्या है, देखो टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स है जो कि एक नॉर्मल फोर्स की तरफ बिहेव करता है। टेंशन किसी भी चीज़ को, जैसे इसको स्प्रिंग है और स्प्रिंग किसी साइड से उसका एक एंड अटैच है और दूसरा एंड उसका अगर आपके हाथ में है, तो जब आप स्प्रिंग को अपनी ओर खींचते हो तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेचिंग पावर है उसी को टेंशन बोला जाता है। जो जिस पावर के साथ आप खींच रहे हो स्प्रिंग को उसी को क्या बोलते हैं, टेंशन। या दूसरे शब्दों में कहें तो खींचने का फोर्स। यहाँ पे देखो 2 बॉडी है ना, अलग अलग बॉडी है और सेम बॉडी है और दोनों एक प्लेन में है, दोनों का मास m है, तो दोनों सेम सरफेस में है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आगे वाली जो बॉडी होगी उसमें फोर्स जो है काम कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का टेंशन क्योंकि ये दोनों कनेक्ट नहीं है इसीलिए 0 है। सिमिलरली दूसरे केस में दिखाया है कि 2 बॉडी है, दोनों का मास है अपना अपना m1 m2, और तो फोर्स जो है आगे की तरफ जब काम करता है, चूँकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं इसीलिए टेंशन इक्वल टू क्या होता है, m2f। ये देखो m2 को मल्टीप्लाइड किया f से डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग इन दोनों के बीच के टेंशन का निकाल लेते हैं। सिमिलरली इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही फॉर्मूला को यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लिखा गया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन को बाहर निकालने पर एफ नेट इक्वल टू एम टोटल, ऐसे हम लोगों को फॉर्मूला मिल जाता है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, या कहें तो न्यूटन पर केजी के फॉर्म में आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मीनिंग ऑफ टेंशन। और 2 स्ट्रिंग जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तो उनके बीच का टेंशन 0, जब कनेक्ट होंगे तो उनके बीच का टेंशन क्या होगा, दूसरे वाले का जो मास होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे मल्टीप्लाई करते हुए दोनों के मास को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन फोर्स बाय फोर्स, नेट फोर्स और टोटल मास से हम लोग उनके बीच का एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। देखो नेक्स्ट इसी में आता है, कुछ केसेस हैं कि जब मास को हम लोग सीरीज में नहीं बल्कि
पैरेलल में अरेंज करते हैं तो उस केसेस में हम लोग उनके बीच का टेंशन कैसे निकालते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक मास एक दूसरे से सीरीज क्रम में अटैच होंगे तो टेंशन कैसे निकालना है। देखो, अगर एक मास है और किसी वाल से अटैच है तो इनके बीच का टेंशन क्या होगा, T=mg। अगर m1 m2 m3 के रूप में 3 मास हैं, किसी वाल से अटैच हैं, तो इनके बीच का टेंशन क्या होगा। इन तीनों के बीच में चूँकि ये नीचे की ओर काम कर रहे हैं इसीलिए ये g हो जाएगा, है ना। तो तीनों का मास को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए और g से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, टेंशन निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये भी पैरेलल क्रम में ही जोड़े हुए हैं। इनके बीच का फोर्स यानी कि नॉर्मल कैसे निकल रहा है, तीनों को जोड़ने पर निकल रहा है। यहाँ पर m1, यहाँ पर m2, यहाँ पर m3, ये तीनों को जोड़ने पर इनका नॉर्मल n=m1 + m2 + m3 × g करने से निकल जाता है। अब देखो, एक चौथा केस है इसमें कि जब ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट उस सरफेस पर नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में पोजीशन कैसा होगा या फोर्स कैसे काम करेगा। तो फोर्स हमेशा जो है वो ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नहीं, इधर नहीं, हमेशा ऊपर की ओर काम करता है और दोनों स्ट्रिंग को खींचने का काम करता है। यानी कि फोर्स चाहेगा कि दोनों मास जो है वो ज़मीन पर ना गिरे, जबकि मास चाहेंगे कि हम नीचे जाएं, है ना। वाइस वर्सा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये इधर मास अपना लगा रहे हैं जोर गिरने के लिए और फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है, तो इनके बीच का जो जीरो हो जाएगा वो क्या होगा, g=0 हो जाएगा, है ना। उनके बीच का ग्रेविटी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पुली मास सिस्टम। इससे भी नीट के PYQ में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और टेस्ट सीरीज में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, पुली मास सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी एक स्ट्रिंग किसी वाल से हैंग कर रहा होता है और किसी वाल से अटैच होता है और उस स्ट्रिंग से होकर के दो मास झूलते रहते हैं, उसी को बोला जाता है पुली मास सिस्टम। यहाँ पर देखो, अगर एक स्ट्रिंग से दो मास हैंग कर रहे हैं तो उनके बीच का टेंशन क्या होगा, T=2m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 + m2। यानी कि इससे पहले जो एक फॉर्मूला था कि दो मास के बीच में टेंशन क्या होता है, जिसमें हम लोग देखे थे कि m2 जो है वो मल्टीप्लाइड हो गया था फोर्स से और फिर डिवाइड कर दिए थे m1 + m2 दोनों मास को, तो वो फॉर्मूला हर जगह काम कर रहा है। फिर इनके बीच का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगा, एक्सेलरेशन m2 - m1 × g डिवाइडेड बाई m1 + m2। एक्सेलरेशन इनके बीच का ऐसे निकलेगा कि दोनों मास को सब्सट्रैक्ट करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाइड कर देंगे और उनको डिवाइड कर देंगे दोनों मास से। एक बात ध्यान रखने का है कि पुली मास सिस्टम में या फिर टेंशन ऑन स्ट्रिंग में हर जगह जो है मास ऐड हो रहे हैं, मास हर जगह ऐड हो रहे हैं। नीचे के केस में मास डिवाइड होने के बाद मास ऐड हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे दूसरा केस है कि अगर दो मास है, एक मास से स्ट्रिंग अटैच है और एक मास जो है स्ट्रिंग से होकर के हैंग कर रहा है यानी कि झूल रहा है, तो ऐसी स्थिति में टेंशन क्या होगा, T=m1g + m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। इसका टेंशन क्या होगा, T=m1g डिवाइडेड बाई m1 + m2 और एक्सेलरेशन क्या होगा, m1g डिवाइडेड बाई m1 + m2। सेम चीज़ है, बस टेंशन की जगह में यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया है। ये तीनों केसेस हम लोगों ने समझ लिया पुली मास सिस्टम में। पुली मास सिस्टम के अंदर ही दो और बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस आते हैं। एक केस ये कि एक ट्राइंगल में स्लाइडिंग दोनों साइड स्लाइड कर रहा हो, है ना, दोनों तरफ ढलान है, उनके बीच में एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के दोनों ओर मास झूल रहे हैं। ऐसे केस में और उन मास के बीच में ट्राइंगल का जो लोअर एंड है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टली θ1 एंड θ2। m1 θ1 और m2 मास जो है वो θ2 एंगल बना रहा है। अब ऐसी स्थिति में टेंशन क्या होगा, m1 × m2g डिवाइडेड बाई m1 + m2 और ये दोनों ही एंगल ऐड हो जाएंगे, sin θ1 + sin θ2। याद रखेंगे, एक ट्राइंगल है, उससे स्ट्रिंग वहाँ पे उसके टॉप पोजीशन में स्ट्रिंग लगा हुआ है और स्ट्रिंग से होकर के दोनों मास हैंग कर रहे हैं विथ एंगल θ1 एंड θ2। ऐसे केस में टेंशन क्या होगा, T=m1 × m2g डिवाइडेड बाई m1 + m2
एंड दोनों के एंगल को जोड़ देंगे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। टेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इक्वल टू m1g एंड साइन थीटा 1 माइनस m2g साइन थीटा 2। सेम है, यहाँ पे दोनों एंगल को फिर से लिया गया बट इस बार सब्सट्रैक्ट किया गया है। m1g साइन थीटा 1 माइनस m2g साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये था फोर्थ केसेस। पहला केस ये था, यहाँ पर g 0 था। दूसरा केस यहाँ पर था जहाँ स्ट्रिंग से दो तरफ मास हैंग कर रहे थे। यहाँ पर एक तरफ मास अटैच था, एक तरफ सिर्फ हैंग कर रहा था। यहाँ पर दोनों तरफ मास जो है वो अटैच हैं। ये पांचवा केस है जहाँ पर कोई भी वाल नहीं है, सिर्फ पुली है और पुली से होकर के दोनों मास हैंग कर रहे हैं और टाइम जो है टेंशन यहाँ पे t लग रहा है इस साइड में, और इधर जो है वो नंबर ऑफ टेंशन यहाँ पे इधर भी टेंशन t लग रहा है, ठीक है ना। तो इधर वाले टेंशन को nt मान लिया, इधर वाले को t मान लिया। बट इधर जो होगा मास वो na होगा और इधर वाले में एक्सेलेरेशन जो है वो डाउनवर्ड a होगा। इधर भी एक्सेलेरेशन, तो ये वाला चूंकि इधर काम कर रहा है इसीलिए इधर na हो जाएगा। ये वाला टेंशन इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a हो जाएगा। यहाँ पर n a के साथ मल्टीप्लाइड हो गया है। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ये किस केस के लिए है, जब सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन काम कर रहा हो तब इस केस के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्यूडो फोर्स व्हेन नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। स्यूडो फोर्स कहने का मतलब क्या है कि फॉल्स फोर्स, है ना। देखो, जब भी हम लोग लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे आ रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही होती है। जब हम लोग लिफ्ट में होते हैं और एक्सेलरेशन अपवर्ड यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, तब वर्क डन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। वर्क डन नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। नॉर्मल फोर्स जो है वो मास इंटू जी प्लस ए, मतलब ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का सम होता है। दोनों ही ऊपर की ओर यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऊपर है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऊपर की ओर ही काम कर रहा है। हालांकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर काम करता है, बट यहाँ पर वर्क जो है वो नॉर्मल के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे दोनों ऐड हो जा रहे हैं। दूसरे केस में जब लिफ्ट के अंदर में हम हैं और एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है जी जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जी माइनस ए हो गया। एक्सेलरेशन है ना, जी क्या कर रहा है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन दोनों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया मास के साथ में। जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड काम करे लिफ्ट में हो तो वर्क डन जो है नॉर्मल के बराबर होगा। और वर्क डन नॉर्मल क्या फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू ए, एम जी ए होता है नॉर्मल का, एम नॉर्मल किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूँकि ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट केस है कि जब भी कोई मंकी रूप में चढ़ रहा है या चढ़ा हुआ है और रूप का एक सिरा जो है वो वॉल से अटैच है, तो एक्सेलरेशन जो है इस केस में अगर ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है तो मैक्सिमम टेंशन क्या होगा, एम जी प्लस ए। और मंकी अगर रूफ में है, रूफ वॉल से अटैच है और एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है, डाउनवर्डली वर्क कर रहा है, तो मिनिमम टेंशन होगा और वो होगा एम जी माइनस ए के बराबर। टेंशन क्या होगा, मिनिमम और एम जी माइनस ए के बराबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि नीट में पीवाईक्यू डायरेक्ट पूछे गए हैं, लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम में देखो तीन डायरेक्शन में तीन एंगल बने हुए हैं। पहला डायरेक्शन डाउनवर्ड थीटा 1, सेकेंड वन जो कि हॉरिजेंटली चल रहा है थीटा 2, एंड ये वाला जो वर्टिकल है थीटा 3। लेमीज थ्योरम कहता है कि तीनों का टेंशन जो है और तीनों का एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर होता है। T1 इक्वल टू साइन थीटा 1 विच इज इक्वल टू
T1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 3। इसको याद रखना पड़ता है। लेमिस थ्योरम में टेंशन जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। फॉर्मूला आ जाता है T1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 विच इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 3। दैट्स ऑल अबाउट लेमिस थ्योरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में देखो, जब नो स्लाइड होता है, नो स्लाइड का क्वेश्चन में नो स्लाइड लिखा हुआ भी रहता है, तो यहाँ पे एक ढलान से जब कोई बॉडी नीचे की ओर स्लिप कर रही है विथ एंगल थीटा, तो एक्सेलेरेशन जो है वो हॉरिजेंटली वर्क कर रहा है ना। एक्सेलेरेशन इधर वर्क कर रहा है, एक्सेलेरेशन हॉरिजेंटली वर्क कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक्सेलेरेशन जो है जी टेन थीटा के बराबर होगा और उसका नॉर्मल जो है एम जी सेक थीटा के बराबर होता है ना। एक्सेलेरेशन नो स्लाइड के केस में स्प्रिंग फोर्स में एक्सेलेरेशन जी टेन थीटा के बराबर होता है, नॉर्मल एम जी सेक थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ को याद रखना है। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो, है ना, ये हम लोग ऑसिलेशन एंड वेव वाले चैप्टर में भी हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में देखिए, स्प्रिंग का जब दोनों एंड टाइड होता है, कहने का मतलब अटैच होता है, तो वहाँ पर फोर्स जो काम करता है वो होता है F इक्वल टू के एक्स। एफ फोर्स के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जब स्प्रिंग को हम लोग पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करते हैं विथ मास m के साथ में, तो उसका इफेक्टिव के क्या होता है K1 प्लस K2। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग हो, दोनों के बीच में मास हो, तो उनका इफेक्टिव के क्या होता है K1 प्लस K2। जब यही ये भी सीरीज, ये और नेक्स्ट सीरीज का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इसमें दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से कंटिन्यू फैशन में अटैच हैं और उनके एंड में मास से अटैच हैं। ये यूँ कहे कि दो स्प्रिंग के एंड में मास लगा हुआ हो, तब K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 होता है। और जब दो स्प्रिंग के बीच में मास अटैच हो, लगा हुआ हो, तो K इफेक्टिव जो है K1 प्लस K2 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये था पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्प्रिंग को कितनों हिस्सों में आप टुकड़े करोगे वो सेम रिजल्ट देगा। कहने का मतलब है कि ये एक स्प्रिंग था, एक्स एंड वाई पार्ट में इसको बीच से कट किया, दो पार्ट में एक्स एंड वाई में, तो एक पार्ट का के क्या हो गया एक्स प्लस वाई बाई एक्स हो गया और सेकंड का के एक्स प्लस वाई बाई एक्स हो गया। सेम रिजल्ट देता है। यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रस्सी, कोई रस्सी है, वो एक मास से अटैच है और फिर वो वाला मास जो है एक स्प्रिंग से अटैच है, फिर उसके बाद एक और मास अटैच है। तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग में है, स्ट्रिंग ये इसमें नहीं है, जिसकी वजह से नीचे वाला तो हैंग कर रहा है बट ऊपर वाला हैंग कर रहा है, बट वो नीचे की ओर उसका खिंचाव नहीं हो रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है नो चेंज लिखता है। अब देखो, ऐसी स्थिति में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो टी कट अपॉन मास, जो कटिंग करने का जो टेंशन था उसको डिवाइड कर देंगे मास से, तो इनका एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स वाले टॉपिक्स में हम लोग देखें पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग के कुछ केसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वेरिएबल मास। वेरिएबल मास में देखो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, फोर्स ऑफ वेरिएबल मास इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, जो किसके बराबर होता है वी म्यू के बराबर में होता है, जो कि किसके बराबर होता है लेमडा वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। रो क्या है यहाँ पे, रो है यहाँ पे डेंसिटी एंड एरिया एंड ये वॉल्यूम है। ठीक है ना। तो वेरिएबल मास का ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है, एफ वी एम इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी विच इज इक्वल टू वी म्यू, म्यू क्या है कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू लेमडा वी स्क्वायर, लेमडा वेवलेंथ एंड वी वेलोसिटी विच इज इक्वल टू लेमडा इक्वल टू क्या होता है रो ए, है ना, डेंसिटी अपॉन एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया, और ये वी जो है यहाँ पे सेम हम लोग लिख देते हैं। तो ये था वेरिएबल मास का फॉर्मूला। वेरिएबल मास में होता ये है कि कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट पोजीशन में है, उस बॉडी
के दोनों तरफ वेलोसिटी एंड फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। ऐसे केसेस में फोर्स जो है उसकी वैल्यू होते हैं -v/dm/dt। जब कोई बॉडी के दोनों साइड में फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में फोर्स जो निकल करके आता है वो +v/dm/dt। अगर दोनों सेम साइड में होते तो v/dm/dt +v/dm/dt, और अपोजिट साइड में है तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो -v/dm/dt। देखो यहाँ पे डिस्क इन एयर करके क्वेश्चन आता है जो कि नीट में इससे PYQ पूछे गए हैं। मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको ध्यान में रह सके। PU N/m/v/t स्मॉल t = mg। mg तो मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। n जो है वो नंबर ऑफ रोटेशन है डिस्क का, मास है m, वेलोसिटी v एंड t टाइम है। तो क्या होगा N/mv/t = mg। ये क्या है, डिस्क इन एयर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्सन का। पढ़ा होगा आपने रॉकेट प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट्स में एक जो कि थ्रस्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, अब थ्रस्ट के प्रिंसिपल पर। तो वहाँ पर जो रॉकेट प्रोपल्सन का फॉर्मूला निकल करके आता है v/dm/dt = μg+a के रूप में आता है। v/dm/dt = μg+a के रूप में निकल करके आता है। FVM यानी कि वेरिएबल फोर्स ऑफ वेरिएबल मास किसके बराबर होता है, v/μ के बारे में। यहाँ पे देखो μv या v/μ के बराबर के रूप में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन में साफ है, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में कि कोई भी मास है उसके जो सरफेस होते हैं कहीं ना कहीं उसमें कोई फोर्स काम करता ही है ना। तभी जाकर के वो फोर्स उस मास को, उस बॉडी को जब हम लोग पुश करते हैं तो वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करता है। कहने का मतलब है कि सरफेस के साथ में उसका इंटरेक्शन है, फोर्स काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, N = mg के बराबर होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका क्या कैसे निकालेंगे, μmg के रूप में। नॉर्मल फोर्स mg एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन μmg के रूप में निकल करके आता है। जब फोर्स जो है वो ग्रेटर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो उस फ्रिक्शन को किस नाम से जानते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन से। जब फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो क्या कहलाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखो Fk = μmg म्यू के। काइनेटिक फ्रिक्शन में सिर्फ यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे L के जगह में हम लोग K लगा देते हैं, बाकी फार्मूला F = μmg वही होता है यूज। देखो जब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लिमिटिंग फोर्स से छोटा होता है, लेस होता है, स्मॉलर होता है, फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है तो ऐसे फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट केस है कि फ्रिक्शनल ये क्या है, आर मतलब क्या, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स Fr डिनोटेड फ्रिक्शनल फोर्स वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल फोर्स के। मतलब फ्रिक्शन फोर्स के साथ में नॉर्मल फोर्स भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स = μn, म्यू कांस्टेंट एंड नॉर्मल फोर्स। याद रखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स = μn। यहाँ पे देखो जब कोई बॉडी है जिसका मास m है ना, और वो रेस्ट पोजीशन में, बट फोर्स जो है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, N = mg-f। जब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा तो उसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा, N = mg+f। अपवर्ड काम करेगा तो mg-f, डाउनवर्ड काम करेगा बॉडी मास के ऊपर, मास के ऊपर में काम होगा तो mg+f, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस थे फ्रिक्शन में एंड वेरिएबल मास में। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस दिए हुए हैं कि किसी बॉडी पर जिसका मास m है, जब उसके राइट साइड में एंगल थीटा बन रहा है तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल फोर्स जो होगा N = mg-f sin थीटा होगा, है ना। और उसी बॉडी के अगर लेफ़्ट साइड में कोई एंगल बनता है, लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा N = mg+f sin थीटा के बराबर होगा। दो केसेस हैं, एंगल जब राइट साइड में होगा तो माइनस एंड जब लेफ्ट साइड में होगा तो प्लस। N = mg-f sin थीटा when एंगल इज ऑन राइट साइड एंड N = mg+f sin थीटा when एंगल इज ऑन लेफ्ट साइड। अनदर केस है
जब फोर्स मिनिमम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, F=μmg डिवाइडेड बाय √1 + म्यू का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, जब किसी भी बॉडी को मिनिमम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है मूव करने के लिए, तो उसका फार्मूला क्या होता है, F=μmg डिवाइडेड बाय √1 + म्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हम लोग का पहला केस था। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये दूसरा केस था, है ना। और फिर इसके बाद कुछ और केसेस दिए हुए, जैसे देखो पहले वाले केस में यहाँ पे कोई बॉडी है, मास m के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो n=mg cos थीटा होगा। जब कोई बॉडी है मास m के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो और एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी में काम कर रहा है, उस बॉडी के तरफ टुवर्ड्स द बॉडी काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल फोर्स n=mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। m क्या है, यहाँ पे मास है, a एक्सेलरेशन है ना, प्लस ma sin थीटा। बॉडी के तरफ तो प्लस ma sin थीटा, और बॉडी से दूर जब तो n=mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा, माइनस हो जाता है। सेम केसेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट राइट था, बट यहाँ पे जो है जब कोई भी एक्सेलरेशन बॉडी पर काम नहीं करता है, स्लाइडिंग बॉडी पर, विच इज स्लाइडिंग विद एंगल थीटा, तो n=mg cos थीटा, बट एक्सेलरेशन व्हेन एक्ट टुवर्ड्स द बॉडी, तो नॉर्मल फोर्स n=mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, बट व्हेन द एक्सेलरेशन एक्ट away from the body, away from the mass, then normal force =mg cos theta minus ma sin theta। ओके, आइए देखते हैं नॉर्मल भी इज अ काइंड ऑफ फोर्स। सो नॉर्मल कैसे निकालते हैं किसी भी मास का। देखो मास जब रेस्ट पोजीशन में है, कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है रेस्ट पोजीशन में, बट उसके अपोजिट जो है फोर्स कहीं ना कहीं काम कर रही है, तभी वो हमें रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो उसका नॉर्मल क्या होगा, n=mg के बराबर होगा। जब मास जो है किसी बॉडी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, एक्सेलरेशन के साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगी हुई रहती है एक्सेलरेशन के साइड में, तो n=ma होता है। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो g/u के बराबर है ना। जब एक्सेलरेशन जो है g/μ से बड़ा होता है, तो उस स्थिति में नॉर्मल फोर्स n=ma होता है, और मास आगे की तरफ काम कर रहा होता है। जब मास ऊपर की तरफ काम करता है, बॉडी के ऊपर की तरफ मास काम कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन छोटा होगा μg से, और नॉर्मल फोर्स क्या होगा, n=mg। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहा है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बॉडी के डायरेक्शन, मास के डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर में, बॉडी के ऊपर में जब मास को रख दिया, तो एक्सेलरेशन जो है वो μg से कम होगा, और नॉर्मल फोर्स =mg होगा। जब मास को साइड में रख दिया, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो μg से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, और उसका नॉर्मल फोर्स जो है ma के बराबर होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज के अंदर आने वाले और लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, जैसे tan λ μ, ये किसके अंदर में आता है, ये आता है एंगल ऑफ रिपोज के, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर में, ठीक है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन μn के बराबर होता है, tan λ μ होता है। देखो ये बॉडी है, इसके एक तरफ इस साइड में मास काम कर रहा है, अपोजिट ऊपर में हमेशा किसी भी बॉडी के अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, वर्टिकली डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स काम करता है, और यहाँ पे जो है ये C काम कर रहा है, ठीक है ना, C जो कि नॉर्मल के साथ मिलकर के एक एंगल बना रहा है थीटा। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, μ=tan थीटा। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, μ=tan थीटा। इसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है μ=tan थीटा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर देखो एंगल ऑफ रिपोज कहीं ना कहीं स्लाइडिंग का केस हमें दिखला रहा है। यहाँ पे मास जो है स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ विथ एंगल फाई के साथ में। जस्ट स्लाइड का केस किस में आता है, एंगल ऑफ रिपोज में। जस्ट स्लाइड का केस किस में आता है, एंगल ऑफ रिपोज में। और इसका फार्मूला क्या होता है, μ=tan फाई। यहाँ पे थीटा मान लिया था, है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में एंगल को थीटा माना था, बट यहाँ पे इसको फाई मान लिया ताकि हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, पहचानने में आसानी हो। तो μ=tan फाई होता है एंगल ऑफ रिपोज का।
यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट केस है कि कोई भी बॉडी अगर स्लाइड कर रही है तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ म्यू कॉस थीटा और नीचे की तरफ जी साइन थीटा काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इनका एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे दो केसेस हैं, दोनों केस में मास जो है वो स्लाइड कर रहा है, एक टी और एक का जो टाइम है एन टी मान लिया है, ठीक है ना, म्यू कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में म्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई न्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा। नीट के PYQ में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। दो केसेस हैं, दो स्लाइडिंग के केस हैं, मास जो है स्लाइड कर रहा है विद टाइम टी, तो और दूसरा जो है वो स्लाइड कर रहा है एन टी के साथ में, और म्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर एंड tan थीटा हो जाएगा फॉर्मूला। आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट केस है हैंग मास, जिससे रिलेटेड नीट में ढेर सारे PYQ पूछे गए हैं। हैंगिंग मास में होता ये है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है ना, वो फिक्स होता है कोई भी स्ट्रिंग से या फिर किसी वॉल के साथ में फिक्स होता है, और जिसके थ्रू से एक पुली लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, और उसी स्ट्रिंग से, है ना, हो करके L एक मास हैंग कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू L बाई बी। ये क्या हुआ है, लटका हुआ मास, और ये B जो है ये रखा हुआ मास है, L बाई बी है, दोनों मास ही म्यू इक्वल टू L बाई बी। जो हैंग हो रहा है 100 मास और जो रखा हुआ वो जस्ट मूव। क्वेश्चन कैसे कहता है, जस्ट मूव। जैसे कि इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था जस्ट स्लाइड, एंगल ऑफ रिपोज में जस्ट स्लाइड, लेकिन हैंग मास में क्या हो जाता है, हैंगिंग मास में जस्ट मूव। यहाँ पे देखो इसी केस में जब बॉडी से लटका हुआ मास जो है, हैंगिंग मास जो है, अगर वो मूव कर रहा है, मास जब मूव कर रहा है, पहले केस में देखे थे जस्ट मूव वाले केस में म्यू इक्वल टू L बाई बी, बट मूविंग वाले केस में अगर मूव कर रहा है, स्ट्रिंग से अटैच है ना, कोई भी बॉडी जो टेबल में है या किसी वन एंड से फिक्स है और उसका एक एंड जो है वो स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग से होकर के एक मास हैंग कर रही है, मूव कर रही है, उस स्थिति में जो फार्मूला होगा A इक्वल टू कैपिटल L स्मॉल g माइनस म्यू बी जी, म्यू कैपिटल बी जी डिवाइडेड बाई L प्लस बी। L क्या है, L है जो मास हैंग कर रहा है, B जो मास रखा हुआ है, ठीक है ना। उसका टेंशन क्या होगा, L इंटू बी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू जी डिवाइडेड बाई L प्लस बी। एक बार एल बी जो है मल्टीप्लाइड हो जा रहा है, नीचे ऐड हो जा रहा है, और साथ में 1 प्लस म्यू जी जो है वो इसके मल्टीप्लाइड हो जा रहा है। तो ये दो केसेस थे हैंगिंग मास के, एक जस्ट मूव वाला केस था और एक मूविंग वाला केस था। फॉर्मूला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है याद करना, बट इन्हें अगर आप 3 से 4 बार बिना देखे याद करके लिख लेते हो, या फिर हमारी वीडियोस को आप कम से कम 2 से 3 बार देख लेते हो, तो ये आपको पूरी तरीके से माइंड में बैठ जाएगा। आइए देखते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है, प्रोबेबली सेकेंड लास्ट टॉपिक्स। स्टॉपिंग डिस्टेंस में टाइम पूछता है, तो टाइम हम लोग देखे थे निकाल के कहाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले वाले जो चैप्टर था वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, टाइम निकालना सीखा था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो टाइम क्या होगा, टी इक्वल टू अंडर रूट 2s बाई ए, एंड वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2a, एस ए एक्सेलरेशन, एस डिस्टेंस, है ना। और एस डिस्टेंस जो है इसको मॉडिफाइड करने पर हम लोग को क्या मिलता है, यू स्क्वायर बाई 2a, और वेलोसिटी क्या मिलता है, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी एल, ठीक है ना। तो ये था स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी एल। सिमिलरली यहाँ पे कोई बॉडी है, मास m है, उसका वेलोसिटी और वेलोसिटी v जो है काम कर रहा है एक साइड में, और ये म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू जी, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, a इक्वल टू म्यू जी के बराबर होगा, ठीक है ना। फोर्स म्यू एम जी के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे समझने वाली बात है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो म्यू कॉन्स्टेंटेड होगी और एम तो एम लिख दिया, एक जगह में जी आ गया। अब देखो क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे, इससे पहले वाले केस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी काम कर रहा होता है, स्लाइडिंग का एक केस था जिसमें जी साइन थीटा और म्यू कॉस थीटा था, एंगल ऑफ रिपोज के जस्ट बगल वाले फार्मूला में आपको
याद कीजिए, तो वहाँ पे देखे थे सब्सट्रैक्ट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखो टाइम जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस के केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो टाइम है टी इक्वल टू अंडर रूट 2s/a, उससे कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, तो ये देखिए टी इक्वल टू अंडर रूट 2l/μg है ना, 2l/μg। एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया μg, ठीक है ना, और टाइम इक्वल टू क्या ये s के जगह में l आ गया, डिस्टेंस के जगह में यहाँ पे लेंथ आ गया। तो इस तरीके से मॉडिफाइड हो गया फॉर्मूला। और लेंथ कैसे आ रहा है, v²/2μg, लेंथ v²/2μg। टाइम फिर से कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू v/a इक्वल टू v/μg, है ना। इस तरीके से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो इसी को कई तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं टाइम को, और टाइम के अंदर से लेंथ भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। t इक्वल टू v/a एंड v में यहाँ पे देखो वेलोसिटी में वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं μg होता है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। तो ये था स्टॉपिंग डिस्टेंस का केस, जिससे भी नीट के PYQ में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए एक केस आता है कि इंक्लाइंड प्लेन में कोई मास है और वो मास आधा मूव कर रहा है और आधा स्टॉप हो गया, मतलब आधा सरफेस उसका रफ है और आधा सरफेस जो है स्लिपरी है। तो ऐसी स्थिति में जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आधा भागा आधा रुपा, हाफ स्लाइडिंग एंड हाफ स्टॉप, तो म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे मॉडिफाइड किए गए हैं मास के जगह में, मास के जगह में कुछ वैल्यू m के जगह में रख दिए गए हैं। जैसे देखो ये दो मास है, एक स्मॉल मास है जो कि एक्ट कर रहा है, स्लाइड कर रहा है बिग मास लार्ज मास वाले के ऊपर में। तो लार्जर मास है उसका वैल्यू mn था और ऊपर स्मॉल वाले का mu था। देखो फोर्स इनके ऊपर में जो काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति का नाम इस यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो फोर्स जो काम कर रहा है F इक्वल टू म्यू u मतलब अपर वाला एंड d डाउन वाला, ठीक है ना, अपर वाला mu, म्यू इक्वल टू mu डिवाइडेड बाई mn विच इज मल्टीप्लाइड बाई v प्लस d इंटू जी, v प्लस d इंटू जी, v एंड d है ना, v एंड d इंटू जी से मल्टीप्लाइड कर दिया। सिमिलरली सेकेंड केस था कि उसका दोनों बॉडी जो है एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड कर रहे हैं और फोर्स जो है नीचे वाले में जब काम कर रहा है, यहाँ पर क्या था, फोर्स ऊपर वाले में जब काम कर रहा था तो दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे थे, एक बार डिवाइड होकर एक बार मल्टीप्लाइड हो रहे थे। और फोर्स जब नीचे वाला में काम कर रहा है तो F इक्वल टू म्यू v प्लस आई एंड एक्सेलेरेशन a मल्टीप्लाइड हो गया। F इक्वल टू म्यू v प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई a हो जाता है। देखो फोर्स ऑफ मैन है ना, जब ग्रेटर होता है फ्रिक्शनल फोर्स के तो बॉडी जो है एक साथ मूव करते हैं। फोर्स ऑफ मैन है ना, फोर्स ऑफ पप्पा लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ मैन जब बड़ा होता है फ्रिक्शनल फोर्स से तो बॉडी मूव एक साथ दोनों मूव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इक्वल टू F डिवाइडेड बाई mu प्लस mg होता है। और जब फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बड़ा होता है मैन के फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स आदमी के फोर्स से बड़ा होता है, तो बॉडी जो है वो अलग अलग होकर के मूव करते हैं, मतलब एक साथ मूव नहीं करते, अलग अलग मूव करते हैं। जब फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा होता है आदमी के फोर्स से, मैन के फोर्स से, तब तो ऐसी स्थिति में जो कंडीशन होगा उसके लिए भी जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, a इक्वल टू F बाई mu प्लस mu माइनस mg, सेपरेटली वाले में माइनस और टुगेदर वाला में प्लस। ध्यान रखने की बात यह है कि ऊपर वाले में जब फोर्स काम करता है तो एक्सेलरेशन के साथ में क्या होता है, एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर वाला में फोर्स जब काम करता है तो मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन के साथ में मल्टीप्लाइड होता है। नीचे वाले में जब काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की मौजूदगी होती है। दैट्स ऑल द ऑल फार्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आई होप you like this video. See you in next video. All the best.